हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफल टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक बॉन्ड्स एंड फीचर्स। इससे पहले कि हम ब्रिक बॉन्ड्स में घुसे, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक ओरिएंटेशंस एग्जिस्ट करते हैं और उनके फीचर्स क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें पुराने वीडियो लेक्चर्स देखकर एंड देन इस टॉपिक पे प्रोसीड करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing that should come to your mind is what are brick bonds? तो brick bond क्या है? The arrangement or pattern in which bricks are laid to form a wall or other structure. As discussed in the previous lecture, हमें पता है कि bricks कहाँ कहाँ यूज़ होती है। हम उन्हें walls में यूज़ करते हैं, हम उन्हें other structures मतलब construction में different जगहों पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप मल्टीपल ब्रिक्स को एक साथ ला रहे हैं, उनको इंटरलॉक कर रहे हैं, उनको जॉइन कर रहे हैं और कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कोई पैटर्न का सहारा लेंगे, कोई अरेंजमेंट का सहारा लेंगे जिसमें वो ब्रिक्स साथ में लगेंगी। तो द अरेंजमेंट या पैटर्न जो आप ब्रिक्स को एक साथ लाने में यूज़ कर रहे हैं एक वॉल में या किसी और स्ट्रक्चर में, दैट इज़ ब्रिक बॉन्ड। एंड ब्रिक बॉन्ड से यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिससे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना ज़रूरी है। तो ब्रिक्स को इंटरलॉक अच्छे से होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर पोजेस कर सके। नहीं तो स्ट्रक्चर विल नॉट बी एबल टू टेक द लोड एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वो कोलैप्स होगा। आफ्टर दैट इट वुड ऑल्सो एड ऑन टू द एस्थेटिक्स या विजुअल अपील। अब आप कोई ब्रिक बॉन्ड बना रहे हैं, अभी आप आगे देखोगे कि पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो पैटर्न से क्या होगा कि यूनिफॉर्म सा लुक आता है जिससे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एस्थेटिक दिखेगा आउटर साइड पे व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर और द वॉल और एनी मतलब पार्ट ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पे ब्रिक बॉन्ड्स यूज है। देन आफ्टर दैट इट वुड ऑल्सो हेल्प इन द लैटरल सपोर्ट सो दैट द स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड द लैटरल फोर्सेज। लैटरल फोर्सेज क्या है? साइड फोर्सेज जो हमारे बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पे आएंगे या साइड लोड्स जो हमारी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो ये ब्रिक बॉन्ड्स वहाँ पर भी हेल्प कर रहे हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड्स दैट वी हैव एंड वील बी कवरिंग इट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ नाटा एंड जेईई. So let's look at the different types of brick bonds that we have. We have stretcher bond, we have header bond, we have English bond, we have Flemish bond, Dutch bond, zigzag bond, garden wall bond and rat trap bond. Now rat trap bond is a complex type of brick bond which we'll be covering in the next video lecture. But for now you have to focus on the first 4 bonds, that is stretcher bond, header bond, English bond and Flemish bond, and we'll be covering these bonds in detail for this video lecture. Now the first type of bond that we have is the stretcher bond. Now stretcher bond का ना एक और नेम है, that is running bond. So these both names, running bond and stretcher bond are used interchangeably. मतलब कभी रनिंग भी बोलते हो, कभी स्ट्रेचर भी बोलते हो उसको। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कोई अगर चीज़ है जिसके 2 नाम है या 2 से ज़्यादा नाम है, तो आप कोशिश करिए कि सारे टर्म्स को याद रखें। बिकॉज काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए आपको MCQs में उस पर्टिकुलर टर्म से रेफर करते हैं जो उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता। क्योंकि स्ट्रेचर बॉन्ड सबको पता होगा, लेकिन काफ़ी बार होगा कि आपको शायद रनिंग बॉन्ड नहीं पता हो, तो वो रनिंग बॉन्ड पे क्वेश्चन बनाएंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रनिंग बॉन्ड। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉन्ड में क्या है कि जब आप जो वॉल बना रहे हैं, वॉल में क्या होता है, कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज मतलब रोज ऑफ ब्रिक्स होगा, तो जो एक रो ऑफ ब्रिक है उसको कोर्स कहेंगे, एंड मल्टीपल कोर्सेज है मतलब मल्टीपल रोज ऑफ ब्रिक्स है। सो ये जो रोज है ब्रिक की या कोर्सेज है, तो एक कोर्स में या सारे कोर्सेज में फॉर दैट मैटर इन दिस बॉन्ड द ब्रिक्स विल बी इन स्ट्रेचर ओरिएंटेशन ऑन द आउटर फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो हमारी सारी ब्रिक्स जो हैं, हर रो में जो ब्रिक है दैट विल बी इन स्ट्रेचर ओरिएंटेशन। और ये जो बॉन्ड है दैट विल बी यूज फॉर हाफ थिक वॉल्स। हाफ थिक वॉल्स मतलब जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द थिकनेस ऑफ हाफ अ ब्रिक, दैट विल बी 4 इंचेस और 4.5 इंचेस। एंड देयरफॉर दिस बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल फॉर वॉल थिकनेस विच इज़ मोर देन 4 और 4.5 इंचेस। सो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी ये बॉन्ड? We'll have it in partition walls, we'll have it in sleeper walls, we'll have
डिविजन वॉल्स, चिमनी स्टैक्स पार्टीशन वॉल्स तो आपको पता होगा, बाकी स्लीपर वॉल्स, डिविजन वॉल्स, विल कवर दिस इन टाइप्स ऑफ वॉल्स वाला लेक्चर. एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड ड्राइंग द स्ट्रेचर बॉन्ड. यू कैन सी सारी ब्रिक्स जो हैं हमारी, दे आर इन स्ट्रेचर ओरिएंटेशन. ये सारी रोज हैं, डिफरेंट रोज में डिफरेंट ब्रिक्स हैं. डिफरेंट रोज वील कॉल इट डिफरेंट कोर्सेज. So the courses of the wall have bricks which are in stretcher orientation. Every single brick will be in stretcher orientation in the stretcher or running bond. The next in the row we have header bond. हेडर बॉन्ड में सारी ब्रिक्स जो हैं वो हेडर ओरिएंटेशन पे होंगी ऑन द आउटर स्पेस ऑफ द वॉल. तो सारे कोर्सेज में देख लो, सारी एक एक ब्रिक जो है हेडर ओरिएंटेशन में है इस बॉन्ड में. तो ये तब यूज़ होता है जब हमारी वॉल की थिकनेस इज अराउंड ऑफ 1 brick, दैट इज 9 inches. एंड इट इज़ सूटेबल फॉर कर्व्ड वॉल्स. कर्व्ड वॉल्स के लिए सूटेबल है, बट इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर स्ट्रेट वॉल्स, क्योंकि स्ट्रेट वॉल्स के केस में जो है वो स्ट्रेंथ को लैक करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल. दैट्स वाई. So that's why we don't use header bonds usually for straight walls. Curved walls के लिए it's good. And after that we have English bond. English bond is the most commonly used bond. And it is suitable for all wall thicknesses. जैसे स्ट्रेचर और हेडर में थोड़े से हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, या आई वुड से कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये हाफ के लिए यूज़ होगा, ये फुल के लिए यूज़ होगा. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपल वॉल थिकनेसेस. ऐसा मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शंस जैसा हेडर स्ट्रेचर में है, यू विल नॉट सी इट इन इंग्लिश बॉन्ड. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आउट ऑफ ऑल ब्रिक बॉन्ड्स दैट वी हैव. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है ब्रिक्स के बीच में, वील हैव इट इन इंग्लिश बॉन्ड. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब चीज़ डिफरेंट हो गई. हेडर में सारे हेडर में थे ओरिएंटेशन में, स्ट्रेचर में सारे स्ट्रेचर ओरिएंटेशन में थे. बट इन इंग्लिश बॉन्ड नाउ व्हाट विल हैपन इज कि वी विल हैव ऑल्टरनेट कोर्सेज. मतलब एक रो में सिर्फ स्ट्रेचर, दूसरी रो में सिर्फ हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर. तो एक रो में सिर्फ स्ट्रेचर है, दूसरी रो में सिर्फ हेडर है, एंड फॉलोड बाय दिस पैटर्न. तो वील हैव ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स. ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स वी हैव अ फ्लेमिश बॉन्ड. यहाँ पे भी चीज़ बिल्कुल बदल जाएगी. नाउ यहाँ पे ईच कोर्स विल कंटेन ऑल्टरनेट्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स. तो यहाँ पे क्या है, हर रो में ऐसा होगा, पहले स्ट्रेचर, हेडर, अगेन देन नेक्स्ट रो में स्ट्रेचर, हेडर, ऐसे चलता है. तो यू विल हैव ऑल्टरनेट्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इन ईच रो. इंग्लिश में क्या हो रहा था, पहले सारी स्ट्रेचर की रो है, फिर एक रो आएगी सिर्फ हेडर की, फिर स्ट्रेचर की रो आएगी, फिर हेडर की रो आएगी. यहाँ पे क्या है, हर रो में स्ट्रेचर हेडर का ऑल्टरनेशन चल रहा है. अब मेरे को एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स. मैंने कहा था ब्रिक ओरिएंटेशंस के टाइम पे कि ब्रिक साइजेस जब मैं समझा रही थी कि हम मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स को बाद में कंसिडर करेंगे. तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. द फर्स्ट इज़ मॉड्यूलर ब्रिक. तो मॉड्यूलर ब्रिक को हम मेट्रिक या स्टैंडर्ड ब्रिक भी कहते हैं. अब ऐसे ब्रिक्स जिनकी स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस हैं. स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस मतलब जो नेशनल स्टैंडर्ड्स एक कंट्री ले करती है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए या हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, दे आर नोन एज नेशनल स्टैंडर्ड्स. तो जब हमारा ब्रिक विल बी बेस्ड ऑन नेशनल स्टैंडर्ड्स, विल कॉल इट दैट द ब्रिक इज़ हैविंग स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस. तो ब्रिक जब ये नेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है तो स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस उसके होंगे, क्योंकि वो एक रूल बुक फॉलो कर रहा है. सो मॉड्यूलर ब्रिक्स का एक स्टैंडर्डाइज डायमेंशन है, फिक्स डायमेंशन है. इंडिया में क्या है, 190 × 90 × 90 मिलीमीटर. आई टोल्ड यू दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. बट नाउ व्हाट विल कंसिडर इज स्ट्रेचर एंड हेडर के टर्म्स में बात करते हैं अपन. एंड देन वील ऑल्सो सी दैट द मॉड्यूलर ब्रिक्स विल बी यूनिफॉर्म इन नेचर. क्यों? क्योंकि इनका साइज सेम है, साइज स्टैंडर्डाइज है, एंड इट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं इनको बनाने के वक्त. तो डिज़ाइन प्रोसेस अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि सारे ब्रिक्स का डायमेंशन जो है स्टैंडर्डाइज है. एंड यूनिफॉर्म साइज होगा ब्रिक्स का, तो उससे कंस्ट्रक्शन में भी प्रिसिजन आएगी, मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी. आपके एरर जो आते हैं कंस्ट्रक्शन में वो भी घट जाएंगे जब आप कंस्ट्रक्शन में मॉड्यूलर ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट मॉड्यूलर ब्रिक्स. अब नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या है? नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स ऐसे ब्रिक्स हैं जो कोई भी ऐसा नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते. सो दे डोंट हैव स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस. इनके कोई फिक्स डायमेंशंस नहीं है. फिक्स डायमेंशंस नहीं होंगे तो साइजेस भी वेरी करेंगे, डिफरेंट साइजेस के ब्रिक्स विल बी अवेलेबल. तो रीजन टू रीजन हमारे वेरिएशंस आते हैं. तो दैट्स वाई वी से दैट नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स हैव अ लॉट ऑफ रीजनल वेरिएशंस. आफ्टर दैट रीजनल वेरिएशंस हैं तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन जो है हमारा
उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं. मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन में मतलब नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स आर नॉट दैट suitable. And now comes the last topic for this video lecture, that is frog in bricks. मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर जब हम ब्रिक ओरिएंटेशंस कर रहे थे तो सारे टाइप्स ऑफ ब्रिक ओरिएंटेशन समझाते वक्त मैंने कहा था कि फ्रॉग एक चीज़ होती है ब्रिक में. आपने देखी होंगी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है या जहाँ पे भी ईंटें पड़ी होती हैं, हमारी ब्रिक्स पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन सा होता है हर ब्रिक पे, अपर साइड पे. मतलब एक थोड़ा सा ना मतलब गैप सा क्रिएटेड होता है, कैविटी क्रिएटेड होती है ना. व्हाट इज़ दिस डिप्रेशन? दिस डिप्रेशन इज़ फ्रॉग. अब मैंने बताया था ये जो डेप्थ होती है इसकी दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, बट ये नहीं बताया था कि फ्रॉग क्यों यूज़ हो रहा है ब्रिक में. वी आइडेंटिफाइड फ्रॉग इन अ ब्रिक, वी डिस्कस्ड द डायमेंशन ऑफ द फ्रॉग, बट ये तो समझना इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक में क्यों है वो. सो लेट्स डिस्कस दैट. व्हेन जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कोर्सेज ऑफ ब्रिक लेकर रहे हैं, कोर्सेज ऑफ ब्रिक, रोज ऑफ ब्रिक्स लेकर रहे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो ब्रिक को जब आप अपर साइड पे रखते हैं और उसके ऊपर जब आप मोटार डाल रहे हैं, मोटार इज़ यूज फॉर जॉइनिंग ब्रिक्स. सो जब आप मोटार डाल रहे हैं तो इस फ्रॉग में ना वो मोटार फिल हो जाएगा, घुस जाएगा. तो उससे क्या होगा कि एक बॉन्ड में इम्प्रूवमेंट आएगी. बॉन्ड में इम्प्रूवमेंट आएगी क्यों? क्योंकि आपने उसको इंटैक्ट कर लिया और बॉन्ड अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये एक मैकेनिकल इंटरलॉक फॉर्म हो जाएगा उसके अंदर. मैकेनिकल इंटरलॉक क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि उस डिप्रेशन, उस फ्रॉग के अंदर भी आपका मोटर चला गया है, तो वो अपने आप ही उसको पकड़ रहा है ब्रिक को कहीं ना कहीं. तो वॉल की स्ट्रेंथ जो है दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज, द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वुड इंक्रीज, एंड दैट्स वाई वी हैव फ्रॉग इन ब्रिक्स. एंड एक और रीज़न है इसका कि ब्रांडिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरर. किस मैन्युफैक्चरर ने ये ब्रिक को बनाया है उसका नाम लिखने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए भी यू यूज़ फ्रॉग. उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप लिखे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूज, मतलब फ्रॉग का एक यूज़ है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डेप्थ ऑफ द फ्रॉग इज़ 1 सेंटीमीटर, एंड दिस is what you have to keep in mind when we talk about brick orientations, brick bonds, and modular bricks, and what is frog in a brick. Thank you so much for watching this video, and please stay tuned for more video lectures that are coming up on this channel, Shuffle Together.